प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी। आज हम इस कक्षा में रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने रीतिकाल के नामकरण और उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा की। रीतिकालीन काव्य का जो वर्गीकरण मोटे तौर पर हम दो रूपों में कर सकते हैं। एक तो मुख्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें रीति निरूपण और श्रृंगारिकता हमें दिखाई देती है, और गौण प्रवृत्तियों में राज, प्रशस्ति, भक्ति, नीति और वीर रस का काव्य हमारे सामने आता है। विद्वानों ने रीतिकालीन कवियों को दो कोटि में बांटा है कि आचार्य कवि और व्याख्याता कवि के तौर पर उनको वर्गीकृत किया है। कुछ विद्वान आचार्य कवि और काव्य कवि नाम से भी इनको वर्गीकृत करते हैं। लेकिन हम विद्यार्थियों के स्तर और परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम रीतिकालीन काव्य को मोटे तौर पर तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं: रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि रीतिबद्ध काव्य वह काव्य धारा है जिसमें कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना की, और उन्होंने काव्यशास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षणों को देते हुए ब्रज भाषा में बहुत सुंदर उनके उदाहरण प्रस्तुत किए। और ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि, रीति से बंधे हुए कवि कहा जाता है। रीति से तात्पर्य जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की परंपरा है, काव्य की आत्मा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऐसे विषयों को लेकर के इन्होंने सैद्धांतिक मान्यताओं के साथ साथ उनके सुंदर उदाहरण भी ब्रज भाषा में प्रस्तुत किए हैं। तो ये कवि आचार्य कवि कहे जाते हैं और इनकी काव्यधारा रीतिबद्ध काव्यधारा मानी जाती है। रीतिबद्ध कवियों में हम मुख्यतः केशव, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, सेनापति, देव, भिखारीदास आदि को स्थान देते हैं। और ये सारे आचार्य कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की या रीति ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया था। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताओं का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और रीतिबद्ध कवि अलंकार प्रयोग के प्रति विशेष आग्रहशील थे, और अलंकरण की प्रवृत्ति इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। इन कवियों का काव्य श्रम, साध्य एवं चमत्कार प्रधान था। अधिकांश कवि राजदरबारों में अपने पांडित्य को प्रदर्शित करते हुए अपने पांडित्य की धाक जमाने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन करते थे, और वहाँ पर राजकवि का पद प्राप्त करते। हाथी, घोड़े, जागीर, गांव, इनाम, ये इनको इनाम में मिलते थे। रीतिबद्ध काव्य में हमें पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय जब सामंती परिवेश था, राजे रजवाड़ों में राजकवि हुआ करते थे, कवियों के अखाड़े और दंगल होते थे, समस्या पूर्ति काव्य रचनाएँ की जाती थी। तो ऐसे कवि जो निर्धारित समस्या पूर्तियाँ करके अपना पांडित्य का प्रदर्शन करते और अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक रचनाएँ लिखते और अपना राज दरबार में अपना पद सुरक्षित रखते थे। इसलिए पांडित्य प्रदर्शन इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य था, लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त रीतिबद्ध कवियों में हमें आचार्यत्व और कवित्व का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ये कवि उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ
शास्त्रीय विषयों के भी ज्ञाता थे, आचार्य थे, और दोनों का इन्होंने मिश्रित प्रयोग अपने काव्य में किया है। राजाश्रय में रहने के कारण इन कवियों में घोर श्रृंगारिकता हमें देखने को मिलती है। श्रृंगार का स्थूल, मानसल और वासनात्मक चित्रण प्रकारांतर से देखने को मिलता है, और ये घोर श्रृंगारिकता इन कवियों की निजी विशेषता भले ही न हो, लेकिन अपने आश्रयदाता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, उनको श्रृंगार का नायकत्व प्रदान करने के लिए इन्होंने ऐसे श्रृंगारिक काव्य की रचना की। और इसके अलावा रीतिबद्ध कवियों ने जिन रीति ग्रंथों की रचना की है उनमें उन्होंने प्राय ग्रंथ ही लिखे हैं, और कुछ चीज़ों पर इन्होंने प्रकाश नहीं डाला है, या यूँ कहें कि मौलिकता का अभाव इनके लक्षण ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। और विशेषकर रीतिबद्ध कवियों ने कुछ विषयों को छोड़ दिया है, जैसे कि शब्द शक्ति के बारे में बहुत कम विचार इन आचार्यों ने किया है। इस तरह रीतिबद्ध काव्य कलात्मकता के प्रति, श्रृंगार के प्रति और लक्षण ग्रंथों के प्रति विशेष तौर पर सचेत था, और इन विषयों को लेकर के इन्होंने काव्य रचना की। इसके अतिरिक्त दूसरी रीतिकालीन काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वह काव्यधारा थी जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा से मुक्त थी। इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के जो रीति ग्रंथों की जो बंधी बंधाई परिपाटी थी उसका अतिक्रमण करके अपने मन की मौज के आधार पर, मन की तरंग स्वच्छंदता के आधार पर इन्होंने काव्य रचना की। ये कवि किसी राजा के राजाश्रय में नहीं रहे, स्वतंत्र और मुक्त रूप से इन्होंने अपने काव्य की रचना की। इन कवियों में हमें श्रृंगार, कल्पना, सहज स्वानुभूति, हृदयानुभूति, सांकेतिकता और उदात्त धार्मिक प्रवृत्ति, जिसको हम रहस्यात्मक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। रीतिमुक्त कवि स्वच्छंद भाव से व्यक्तिक अनुभूतियों को मुखरित करते थे, करना चाहते थे, जिस पर न तो किसी शास्त्र का कोई प्रतिबंध था, न किसी राजाश्रय को खुश करने का दबाव था। इन्होंने प्रेम तत्व को साध्य माना और अपने मन की स्वच्छंदता के आधार पर इन्होंने काव्य रचना की। रीतिमुक्त कवियों में हम घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका हम संक्षेप में यहाँ जिक्र करेंगे। इस काव्यधारा में शास्त्रीय परिपाटियों तथा काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। इन कवियों ने या इस काव्यधारा के कवियों ने रीति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि प्राय अंतर्मुखी और व्यक्तिवादी हैं। रीति काव्य में हमें प्रेम का सहज स्वाभाविक रूप देखने को मिलता है और प्रेम के मार्ग को सरल, सहज और ऋजु मार्ग कहा है। घनानंद यहाँ तक लिखते हैं कि अति सूधो सने को मार्ग, जहाँ नेकु सैन बाँक नहीं, सांच चली तज आपुन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। इस तरह हमें प्रेम का सरल, स्वच्छंद, उन्मुक्त रूप इन कवियों में देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त सौंदर्य और प्रेम की सूक्ष्म वृत्तियों का और उनके प्रभाव का चित्रण भी हमें रीतिमुक्त काव्य में देखने को मिलता है। रीतिमुक्त काव्य विरह वेदना से ओतप्रोत है और प्रेमिका के तिरस्कार और उनके विरह में व्यथित होते हुए उन्होंने मन की जो नाना वृत्तियां हैं, तरंगे हैं, स्वच्छंद ढंग से उन सब का जिक्र अपने काव्य में किया है। रीतिमुक्त काव्य में हमें लोक संस्कृति और जनसाधारण की मनोवृत्ति का विशद और व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। और घनानंद, बोधा, ठाकुर, इनके काव्य में हमें लोक संस्कृति के
चित्र हमें देखने को मिलते हैं। प्रकृति का व्यापक सरल सहज और उदात्त रूप में चित्रण हमें देखने को मिलता है और प्रकृति उद्दीपनात्मक रूप में यहाँ पर अधिक मुखर हुई है। प्रेम का जो स्वरूप है वो उदात्त होकर भी इस काव्य में व्यक्त हुआ है। जैसे हम घनानंद की बात करते हैं तो घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से तिरस्कृत होकर के विरह वेदना में काव्य रचना करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका यह सुजान प्रेम भगवान कृष्ण के प्रेम में सुज्ञान के रूप में पर्यवसित होता है। प्रेम उदात्त होता है, सुजान का प्रेम उदात्त होकर के कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। रीतिकालीन काव्य में हमें कल्पना शक्ति का असाधारण प्रयोग हमें देखने को मिलता है। रीतिकालीन जो रीतिमुक्त काव्य है इसमें हमें फारसी शैली का प्रभाव, मुक्तक काव्य रचना, मुक्तक शैली, सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ, व्यंजकता, लाक्षणिकता, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग, ऐसे अभिव्यक्ति पक्ष की विशेषताएं हैं जिससे ये काव्य सफल बन पड़ा है। व्यंजकता इस काव्य का प्रधान गुण है। हम घनानंद की एक पंक्ति देख सकते हैं कि उजरनी बसी हमारी आँखियान देखो, हमारी आंखों में उजाड़ बसा हुआ है। कितनी व्यंजक अभिव्यक्ति है जो हमें घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों में देखने को मिलती है। रीतिमुक्त कवियों की विशेषताओं को समझने के लिए हम बैजनाथ का एक बहुत सुंदर मुक्तक है वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसमें रीति मुक्त काव्य की समस्त विशेषताएं, विशेषकर घनानंद के काव्य की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। बैजनाथ लिखते हैं कि नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हृदय बिछुरे मिले प्रिय शांति न पावे, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ रीतिमुक्त काव्य की, घनानंद के काव्य की हमें इस पद में देखने को मिलती है। रीतिकालीन जो काव्य का हमने जो वर्गीकरण पढ़ा, रीति बद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य दोनों का मध्यम मार्गी काव्यधारा है। ये वो कवि हैं जिन्होंने रीति के लक्षण ग्रंथों की जो परिपाटी का पूर्णतः पालन नहीं किया है, लेकिन उस विषय के ये अधिकारी विद्वान थे और जाने अनजाने में वो प्रवृत्तियाँ स्वतः ही इनके काव्य में आकर आ गई हैं और रीति स्वतः सिद्ध हो गई है। जो रीति ग्रंथों या लक्षण ग्रंथों की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इनके काव्य में सहज रूप से समाहित हो गई हैं। ये इन कवियों में बिहारी सिरमौर कवि माने जाते हैं, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इस तरह से विद्यार्थियों हमने रीतिकालीन काव्य की जो सामग्री है या रीतिकालीन काव्य है उसका ये संक्षेप में इसका परिचय प्राप्त किया। और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस विषय के प्रति आपको जानकारी हुई होगी, आपके अंदर एक समझ पैदा होगी और आप इन सारी चीज़ों को समझ करके आप अपनी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उनके कवियों को आपको पढ़ना चाहिए और हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो पापा जी। जी, पहुंच गए? पता नहीं, मैं तो कॉलेज हूँ भाई। मम्मी फोन ना बैलेंस डलवा दिए। डलवा देंगे। कब का गए हैं वो बच्चे? हैं? कितनी देर हो गई उनको गए हुए? उनको गए बड़े देर होगी, पहुंच गए होंगे वो तो। हाँ, अरे सावधानी से जाजो। वो आरसी मीणा जी को छोरो और एक्सपायर हो गए बिचलो वाला एक्सीडेंट में। पहले यहाँ आरसी मीणा जी तो पढ़े ही नहीं स्कूल में। जब एक बार आप पढ़ बैठा जन घर तेरे को उसकी तैयारी कर मेडिकल की और वो
वो हमारे जॉइंट डायरेक्टर आया टाइम, तो उनको बेटा को एक्सीडेंट में कल डेथ हो गई उनकी भाई। चलो अब ये तो प्रकृति की लीला है भाई। ठीक है भैया ना। हाँ गए यार। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी। कहाँ रिकॉर्ड हो भाई वो? और तो चल रही है भाई अभी।